जय हिंद दोस्तों, आज चलते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 4। देखिए, अभी तक आपको कम से कम 32 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो आप जानते हैं कि 32 क्वेश्चन बता चुके हैं, तो 32 क्वेश्चन के अंदर जो है कम से कम हम आपको जो है 400-500 क्वेश्चन बता चुके हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर से जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन निकाल के उसके सारे डिटेल को भी आपको बताते चले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो पिछला वाला नहीं देखा है तो पिछला वाला भी वीडियो आप क्या कीजिए, प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं है आपको। और देखिए, स्टेट एग्ज़ाम हो या नहीं हो, आपको चिंता नहीं करना है। अगर होता है तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, अगर नहीं होता है तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्राइट फ्यूचर क्लासेस भागलपुर के माध्यम से आपको अच्छा से अच्छा जो है हम परफॉर्मेंस ऐसा देंगे कि कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी क्वेश्चन हम चलते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पे। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि 2√3 + 5 एक डैश संख्या। ऐसे आपको उस दिन बता दिए थे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में कि क्या क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है 2√3 + 5 एक डैश संख्या है। ऑप्शन आपका दिया रहेगा पूर्ण संख्या है, ऑप्शन दिया रहेगा पूर्ण संख्या। दूसरा ऑप्शन आपका दिया रहेगा प्राकृत संख्या। तीसरा ऑप्शन आपका दिया रहेगा अपरिमेय संख्या। और चौथा ऑप्शन आपका दिया रहेगा परिमेय संख्या। तो याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन है 2√3 + 5 एक डैश संख्या है। ऑप्शन है आपका पूर्ण है, प्राकृत है और परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो आपको बता दिए थे उस दिन कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर आपको एक अपरिमेय संख्या दिया जाए और दूसरा आपको क्या दिया जाए, परिमेय संख्या दिया जाए, तो दोनों का सम क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 34 देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्देशांक -5, -5, 7 में भुज क्या है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 7, सेकेंड नंबर ऑप्शन है -5, थर्ड नंबर ऑप्शन है 5, फोर्थ नंबर ऑप्शन है -7। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन है आपका निर्देशांक -5, 7, कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको दिया हुआ -5, 7। आपको कह रहा है कि इसमें भुज क्या है। तो याद रखिएगा कि कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर लेते हैं, -5, 7 जो दिया हुआ है, ये आगे वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये जो है पार्ट होता है किसका, एक्स एक्सिस का, एक्स का पार्ट होता है, और ये जो होता है आपका वाई एक्सिस का पार्ट होता है। तो याद रखिएगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आगे वाला जो एक्स एक्सिस का पार्ट होता है इसको हिंदी में हम भुज बोलते हैं, जिसको अब सीसा बोलते हैं। और वाई एक्सिस का जो पार्ट होता है इसको आप जो है ऑर्डिनेट बोलते हैं, या इसका नाम कोटि है। क्या है, कोटि है। तो याद रखिएगा, आगे वाले पार्ट को हम भुज बोलते हैं और इसके बाद वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। और याद रखिएगा, अगर इंग्लिश में आ जाए तो आगे वाले पार्ट को अब सीसा बोलते हैं, और सेकंड वाले पार्ट वाई एक्सिस वाला पार्ट जो है इसको कोटि, और इंग्लिश में इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन आपका है निर्देशांक -5, 7 में भुज क्या है। तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, कि आप पढ़े हैं कि निर्देशांक -5, 7 में भुज क्या है, तो ऑप्शन आपका -5 आ जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा इसके बारे में भी आपको डिटेल से बता देते हैं। अब ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, जैसे हम क्या करते हैं, ठीक है, एक हम डायरेक्शन इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका ऑरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका एक्स एक्सिस कहलाता है। इस साइड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, ये साइड में क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। और इस साइड में हमेशा जैसे 1 2 3 4 5 6
इस साइड में ऑर्डिनेट है, ऑरिजिन है, तो इसका वैल्यू तो 0 0 होता है। ये आपका पार्ट क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, इसको हम बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस। इसका हम क्या नाम रखते हैं, एक्स डैश एक्सिस। और याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको क्या पढ़ते हैं, वाई एक्सिस। इधर क्या होता है कि वाई का जो पार्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। और ये याद रखिएगा, और इधर जो होता है वाई डैश एक्सिस होता है, और इसका पार्ट जो होता है वो आपका किस में होता है, नेगेटिव में होता है पार्ट। तो याद रखिएगा ये जो एक्स एक्सिस है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्स डैश ओ एक्स को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, और वाई ओ वाई डैश को हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये वाला जो लाइन होगा ये आपका वर्टिकल लाइन कहलाता है, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल लाइन। और ये वाला जो पार्ट होगा आपका एक्स डैश ओ एक्स जो है ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। और आपको याद रखना है क्या, ये जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है इसको हम अबसीसा से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, अबसीसा, ठीक है। और ये वाई एक्सिस का जो पॉइंट होता है इसको हम ऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं। क्या होता है, इसको ऑर्डिनेट से कहते हैं। याद रखिएगा हिंदी के अनुसार इसको हम भुज बोलते हैं और इसको हम कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आपका इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक्स डैश ओ एक्स, इस साइड पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। और आपको बता देते हैं अगर ये आपका ग्राफ पेपर है, ग्राफ दिया हुआ है, तो याद रखिएगा इधर जो है आपका क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो याद रखिएगा ये आपका अगर क्वाड्रेंट के अनुसार चलते हैं तो ये आपका क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, मतलब प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। और ये आपका होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसको हम द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। और याद रखिएगा इसमें आपका क्या होता है, एक्स का वैल्यू जो है आपका नेगेटिव होता है और वाई का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये तीसरा जो है आपका ये क्या कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें याद रखिएगा इसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होता है। और ये याद रखिएगा ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका क्या कहलाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो इसमें याद रखिएगा इसका एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू नेगेटिव होता है। अब देखिए एक बार रिवाइज कर लीजिए, याद रखिए अगर इस तरह का आपको डायरेक्शन दिया हुआ है तो याद रखिएगा एक्स डैश ओ एक्स जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है, वाई ओ वाई डैश वाई डैश जो है आपका वर्टिकल लाइन कहलाता है। और याद रखिएगा अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, और याद रखिए ऑरिजिन से इधर एक्स एक्सिस की ओर चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू, और ऑरिजिन से एक्स डैश एक्सिस की ओर चलते हैं तो इधर वैल्यू नेगेटिव, और वाई एक्सिस की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, और वाई डैश एक्सिस की ओर जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव। और याद रखिएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और याद रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव और वाई का भी वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू नेगेटिव और वाई का वैल्यू पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो एक्स का भी वैल्यू नेगेटिव और वाई एक्सिस का भी वाई का भी वैल्यू क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखिएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू जो है आपका नेगेटिव होगा। और याद रखिएगा कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट आप लेते हैं, ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट जैसे मान लिए कि 1 और 5 ले लिए तो आगे वाला पार्ट एक्स एक्सिस का होता है और बाद वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, आपके वाई एक्सिस का पार्ट होता है। तो याद रखिएगा कि आगे वाले को अबसीसा बोलते हैं और बाद वाले को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। बाद वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि आगे वाले को भुज बोलते हैं और बाद वाले को कोटि बोलते हैं। तो इस टाइप में आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं, बेफिक्र बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है 35 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि बिंदु -4,5 किस पाद में है, किस पाद में है। अब ऑप्शन आपका दिया हुआ है प्रथम पाद,
द्वितीय पाद, तीसरा तृतीय पाद, चौथा चतुर्थ पाद। अब देखिए, आपको अभी तुरंत ये ऐसा क्वेश्चन बताए हुए थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी हुआ है, तो याद रखिएगा कि बिंदु -4,5 किस पाद में है। तो अब देखिए, अभी तुरंत क्या है, x का वैल्यू निगेटिव है और y का वैल्यू पॉजिटिव है। तो आपको बताए हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, जिसको हिंदी में द्वितीय पाद भी बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, ऐसे आपको फिर से एक बार बता देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट हुआ प्रथम पाद, ये आपका प्रथम पाद, ये आपका द्वितीय पाद, ये आपका तृतीय और ये चतुर्थ आपका पाद हुआ। याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का भी वैल्यू पॉजिटिव और y का भी वैल्यू पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में x का भी वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ क्वेश्चन था कि बिंदु -4,5 किस पाद में है। तो आप जानते हैं कि बिंदु -4,5 जो है आपका द्वितीय पाद में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 36। क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर कहता है तीन संरेख बिंदु से कितने वृत्त खींचे गए वृत्तों की संख्या क्या होगी। तीन संरेख बिंदु से खींचे गए वृत्त की संख्या क्या होगी। वृत्त की संख्या क्या होगी। अब देखिए क्या होता है, संरेख बिंदु जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। तीन संरेख बिंदु से, संरेख बिंदु क्या हुआ, कोई भी एक लाइन पे है, इसी पे तीनों पॉइंट लाई कर रहा है, ये हुआ आपका संरेख पॉइंट हुआ। आपको कर रहा है कि तीन संरेख बिंदु से कोई वृत्त खींचा जा सकता है। अब देखिए ऑप्शन इसका क्या दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन दे दिया आपको 1, दूसरा ऑप्शन दे दिया 2, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया 3 और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया 0 ऑप्शन दे दिया। तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर तीन संरेख बिंदु है तो उससे एक भी वृत्त खींचा नहीं जा सकता है, क्योंकि तीनों एक ही लाइन पे आ जाएगा। तो जैसे ही एक लाइन पे आ जाएगा तो एक भी वृत्त खींचा नहीं जा सकता है। अगर कह देंगे कि तीन असंरेख बिंदु या कह देंगे 2 भी असंरेख बिंदु, ऐसे कर देंगे तो इससे हम वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा तीन संरेख बिंदु से खींचे गए वृत्त की संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 0, एक भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा अब ध्यान में रखना है संरेख बिंदु, एक बार इसके बारे में भी बता देते हैं। संरेख बिंदु, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। याद रखिएगा कोलिनियर पॉइंट क्या हुआ, कोई एक लाइन, हम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं A, B, C, ये तीनों आपका कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट पे तीनों पॉइंट जो है एक ही जगह पे लाई कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो याद रखिएगा AB प्लस BC का सम जो होगा वो AC के इक्वल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका सम ये जो टोटल होगा AC के इक्वल होगा। इसी तरह से प्रूव करते हैं। ये हुआ आपका संरेख बिंदु, और संरेख बिंदु कर देते तो कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कल का निर्माण कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपका कह रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज होते हैं, दो समबाहु त्रिभुज होते हैं
दो समबाहु त्रिभुज होते हैं, पहला ऑप्शन आपको दे देगा कि दो समबाहु त्रिभुज है तो क्या है, समान होगा। दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, याद रखिएगा, कि समरूप होगा, समरूप होगा। और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपका, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। ऑप्शन आपका दिया रहेगा कि समान है, दूसरा आपका ऑप्शन दिया रहेगा कि सर्वांगसम है, तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा कि समरूप है, चौथा ऑप्शन दिया रहेगा कि इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा कि दो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होता है, एक समरूप होता है। किस फॉर्म में होता है, हमेशा समरूप होता है, ठीक है। और याद रखिएगा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए 38 क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो वृत्त, यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हो, दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, क्वेश्चन में लेकिन छोड़ दिया, क्योंकि आप जानते हैं या तो आपको देना चाहिए था दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से प्रतिच्छेद कर रहा है कि अंदर से प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें तो कुछ नहीं बोला, आगे पढ़ते चलिए। यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, रेखाओं की संख्या क्या होगी। याद रखिएगा पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2, तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका 4। तो याद रखिएगा आपको ध्यानपूर्वक, यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या हमेशा 1 होगी। क्या होगा, उसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या जो होगा वो आपका क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन, केस नंबर फर्स्ट, कोई एक वृत्त ले, ठीक है, ये एक वृत्त है, ये क्या करेंगे, वृत्त के अंदर किसी बिंदु से जाने वाला, इसके अंदर से कोई पॉइंट जा रहा है, ठीक है, अंदर से किसी बिंदु से जाने वाला वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होगा। इस पर पूछेंगे कि स्पर्श रेखा होगा, तो इस पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगा, क्योंकि वृत्त के अंदर से जा रहा है, एक ही बिंदु पे कट कर रहा है, वृत्त के अंदर से एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगा। तो क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा होगा वो बाहर से किसी वृत्त को किसी एक पॉइंट पर लाई करेगा, हमेशा याद रखना है, ठीक है। जैसे हम ले रहे हैं एक वृत्त है, इसको बाहर से टच कर रहा है, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की संख्या पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिएगा केस नंबर सेकंड आपको ध्यान रखना है, पहला याद रखना है कि इसमें क्या याद रखना है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु से जाने वाली, मान लेते हैं कि वृत्त के अंदर ये बिंदु है, यहाँ से कहीं किसी जगह पे जा रहा है, इधर बाहर निकल रहे हैं, तो पूछेंगे कि स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी। तो याद रखना है कि स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी, 0 होगी, 1 भी नहीं होगी, ठीक है। अब केस नंबर सेकंड देखिए, या लिख देते हैं, ध्यान भी रखिएगा, लिखिएगा, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से
वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। केस नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है, वृत्त के अंदर से अगर कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो उससे वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड आपका कहता है, केस नंबर सेकेंड कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कैसे, याद रखिएगा, कोई एक वृत्त है, ठीक है, अगर पूछेंगे कि कहीं पर एक पॉइंट है तो इससे कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि इससे एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। जो भी पॉइंट लेंगे, मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट है, तो पूछेंगे स्पर्श रेखा, इससे एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। याद रखिएगा केस सेकंड क्या कहता है आपका, कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये याद रखना है आपको। अब देखिएगा केस नंबर थर्ड। अब देखिए केस नंबर थर्ड आपका क्या कहता है। केस नंबर थर्ड कहता है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखा खींची स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखाएं होती है। याद रखिएगा क्या कर रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं होती है। अब देखिए इसको याद कैसे करिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा, फिगर से आप समझ लीजिए। अब देखिए कैसे फिगर से समझिएगा। एक वृत्त हम बना लिए, ठीक है, एक वृत्त बना लिए, कह रहा है कि बाहर से किसी पॉइंट पे, कहीं से भी बाहर पे आप पॉइंट ले लीजिए। तो याद देखिएगा, बाहर से जैसे ही लेंगे तो याद रखिएगा, अगर बाहर से कैसे भी लेंगे वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखा बनेगा। तो याद रखिएगा, अगर वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं होगी। अब देखिए इसका नाम P मान लेते हैं, इसका T1 मान लीजिए नाम, और इसका क्या नाम मान लीजिए, T2 मान लीजिए। और याद रखिएगा कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई भी इक्वल होता है। ये वाला PT1 जो होगा ये PT2 के बराबर होगा। याद रखिएगा कि PT1 जो होगा वो आपका PT2 के बराबर होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई जो होता है, दोनों बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है।
अब देखिएगा, अब देखिए एक वृत्त आपको दिया हुआ है, दूसरा भी वृत्त आपका इसी के अंदर है। पूछेगा कि स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो याद रखिएगा, अगर वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है, पूछेगा कि स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। अगर वो एक दूसरे को टच कर रहा है तो स्पर्श रेखा की संख्या यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी। अगर आपका इस तरह का फिगर दिया हुआ है, पूछ ले कि स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी, तो 1 होगा। अगर देखिए आपको दे देगा कि कंसंट्रिक सर्किल, पूछेगा कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या, स्पर्श रेखा क्या हो, कितनी होगी। जैसे देखिए आपको ऐसा फिगर दे दे, एक आपको ऐसा सर्किल दिया हुआ है, फिर इसके बाहर भी आपको क्या दिया हुआ है, इस तरह का एक सर्किल दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर है और बड़े वाले का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, आपका दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, इसमें पूछेगा कि स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो याद रखना है कि इसमें स्पर्श रेखा की संख्या 0 होगी, स्पर्श रेखा की संख्या 0 होगी, क्योंकि एक दूसरे को कभी टच करेगा ही नहीं। अब देखिएगा, याद रखिएगा कि आपको इस तरह का फिगर दे दें कि 2 वृत्त है, एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहा है, बाह्यतः स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो एक देखिए स्पर्श रेखा तो इस तरह से गुजर जाएगा, दूसरा स्पर्श रेखा जो होगा इस तरह से दोनों को टच करता हुआ निकल जाएगा, तीसरा जो स्पर्श रेखा होगा इस तरह से निकल जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करता है तो स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ध्यान पूर्वक आपको याद रखना है, इसमें स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो जाएगी, आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह का दे देंगे, दो वृत्त एक दूसरे से दूर है तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो याद रखिएगा, अगर ऐसे लेते हैं एक स्पर्श रेखा तो इस तरह से गुजर जाएगा इसका, दूसरा स्पर्श रेखा आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से गुजर जाएगा, तीसरा स्पर्श रेखा जो है आपका इस तरह से गुजर जाएगा, चौथा स्पर्श रेखा जो होगा आपका इस तरह से दोनों को टच करता हुआ निकल जाएगा। अगर इस तरह का फिगर आपको दिया हुआ है तो आपको पूछेगा कि स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो याद रखना है कि स्पर्श रेखा की संख्या जो है 4 होगी, यहां पे क्या होगी, 4 होगी। अब देखिए अब ध्यान पूर्वक रखना है, रेखा की एक टॉपिक बता देते हैं आपको, रेखा की ढाल, रेखा की ढाल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। याद रखिएगा, जैसे देखिए आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि x1 y1 और x2 y2 x1 y1 और x2 y2 बिंदु से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा की ढाल क्या होगी। तो याद रखिए स्लोप को है या ढाल कहे, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं या tan थीटा से डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं या tan थीटा से याद करते हैं। अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया रहे कि x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको x2 y2 दिया रहे, पूछे कि बिंदु से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा की ढाल क्या हो जाएगी। तो याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला हो जाता है y2 - y1 बटे x2 - x1।
अगर आपको पूछे कि इसका स्लोप निकालिए, दो आपका इक्वेशन का पॉइंट मतलब कि दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है, आपको पूछेगा कि स्लोप निकालिए, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, y2 y एक्सिस का वैल्यू लीजिएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, या स्लोप को m से डिनोट करते हैं या tan थीटा से भी इसको डिनोट करते हैं। अब याद रखिएगा अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या, जैसे आपको क्या बताए, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, इस तरह से लिखिए, या आपको इसका मन नहीं है ऐसे लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। तो याद रखिएगा, अगर आपको दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया रहे, बिंदु से जाने वाली पूछेगा कि ऊर्ध्वाधर रेखा की ढाल क्या हो गया, तो फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। यदि रखिए, यदि एक रेखा x एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन हो, x एक्सिस के यदि कोई रेखा आपको लाइन दिया हुआ है वो x एक्सिस के क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, आपको पूछे कि उसका स्लोप क्या होगा, तो उसका स्लोप जो रेखा का ढाल होगा, याद रखिएगा m इक्वल टू tan थीटा होगा, m इक्वल टू tan थीटा होगा। याद रखिएगा, अगर कोई आपको रेखा दिया हुआ है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, आपको पूछेगा कि स्लोप क्या होगा, तो स्लोप tan थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा, याद रखिएगा, इसमें एक और पॉइंट आपको पूछ देता है कि दो रेखाएं समांतर होती है, दो रेखाएं समांतर होती है, दो रेखाएं समांतर होती है, दो रेखाएं समांतर होती है यदि और केवल उनके ढाल समान हो, उनके ढाल समान हो, या आप कह सकते हैं कि स्लोप सेम हो, स्लोप समान। क्या लिखे कि दो रेखाएं समांतर होती है, अगर दो रेखा समांतर है तो उसका ढाल अगर समान है, तो याद रखिएगा कि L1, मान लिए कि एक रेखा आपका दिया हुआ है लाइन क्या L1 और दूसरा आपका दिया हुआ है L2, अगर दोनों समांतर है, कहने का समांतर को इस तरह से डिनोट करते हैं, L1 पैरेलल है L2 का, तो याद रखिएगा कि वो स्लोप जो होगा M1 जो होगा वो M2 के इक्वल होगा। अगर दो पैरेलल लाइन है, दो रेखाएं अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा, M1 इक्वल टू M2 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर दो रेखाएं परपेंडिकुलर हो, दो रेखाएं अगर दो लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दो रेखाएं लंब होती है यदि और केवल ढालों का गुणनफल -1 हो, ढालों का गुणनफल -1 होता है। याद रखिएगा कि मान लिए कि एक लाइन L1 है और दूसरा लाइन आपका क्या है, L2 है, एक L1 है L2 है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर L2 है, तो याद रखिएगा उसका स्लोप जो होगा, उन दोनों का गुणनफल जो होगा, M1 और M2 का गुणनफल जो होता है वो दोनों -1 के इक्वल होता है। तो याद रखिएगा कि दो रेखाएं लंब होती है यदि और केवल ढालों का गुणनफल -1 होता है, कहने का अर्थ हुआ L1 परपेंडिकुलर L2, तो M1 M2 का वैल्यू जो है होगा वो क्या होगा, आपका -1 के इक्वल होगा।
ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ धन्यवाद।